सब आ जाइए क्लास। हो गया। गुड इवनिंग सभी को। सब क्लास में आ जाओ आप लोग, है ना। और एक बार कंफर्म कर लो कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आप तक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कल कुछ थोड़ा सा होमवर्क भी नहीं दिया था समझाने के लिए, कुछ ज़्यादा ही सारा है मेरे पास, है ना। तो आप लोग जो है होप सो कि सारा चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मृदा, है ना। तो मृदा के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे उसका वर्गीकरण, है ना, कैसे उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या क्या पढ़ा था कि हमारे अनुसंधान ने, है ना, हमारे वैज्ञानिकों ने कैसे उसको डिवाइड किया है, कितने में डिवाइड किया है, ये सारा मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो अभी हम कौन कौन सा पढ़ चुके थे। हम पढ़े थे जलोढ़ मृदा, है ना। और कौन सा पढ़े थे हमने, नेक्स्ट जो है वो लाल और पीली, है ना, लाल और पीली मृदा के बारे में पढ़े थे। राइट, अब जो है अब हम स्टार्ट करते हैं काली मिट्टी। ठीक है, तो तीसरा नंबर डाल के लिख लेना काली मिट्टी। ठीक है, या काली मृदा, तीसरा नंबर डाल के लिखो काली मृदा। ठीक है, अब ये काली मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, काली मृदा का निर्माण तब होता है जब कोई ज्वालामुखी फटता है ना, और उसका जो बेसाल्टिक या बेसिक लावा है उसके जमाव के द्वारा जो है वो काली मिट्टी का जो है इसमें निर्माण हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है, जब ज्वालामुखी जो है विस्फोटक होती है और उसकी दरारों में, है ना, जब बेसाल्टिक लावा या बेसिक लावा जो है वो जमा होता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, अब देखो, अब जैसे इसमें काली मिट्टी आप लोग हमेशा सुने होंगे कि काली मिट्टी जो है वो हमारी खेती के लिए या कोई भी चीज़ अगर हम उसमें उगाते हैं, है ना, तो वो बड़ी जल्दी से कैच कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसमें ना पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है। ठीक है, पानी मतलब जल। ठीक है, तो जल को स्थिर मतलब बनाए रखने का इसमें क्षमता होती है। इसके अलावा जो है ना, इसमें जो खनिज जो पाए जाते हैं ना, खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे कि चूना, फास्फोरस, है ना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, ये सारा चीज़ जो है वो इस मिट्टी में पाया जाता है, जो कि शुष्क कृषि के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, अब शुष्क कृषि कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं वो मैं अभी आप लोग को लिखाऊंगी। ठीक है, तो टोटल जो काली मृदा है, ठीक, वो भारत के पूरे मृदा का 15.2% है। ठीक है, कितना है, 15.2% काली मृदा पाई जाती है, और बहुत होल्डिंग पावर है इसमें जड़ों को बनाए रखने और पानी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो बस वही है। इसके अलावा यहाँ पे इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसे काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, तो चलो इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है मैं ये भी लिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग लिख लो काली मृदा का निर्माण। ठीक, काली मृदा का निर्माण, निर्माण करके हेडिंग डालो। ठीक है, काली मृदा का निर्माण, क्या बताया मैंने, निर्माण में आपका कौन कौन सा आएगा, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोटक द्वारा, है ना, बेसिक लावा के जमाव से। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, कैसे, ज्वालामुखी विस्फोटक द्वारा बेसिक लावा के जमाव से। ठीक है, अब लिखो विस्तार, ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, विस्तार,
तो लिखो भारतीय मृदा का, है ना, भारतीय मृदा का कितना प्रतिशत है? भारतीय मृदा का 15.2%। ठीक है, 15.2% है। अब कौन कौन से स्टेट में इस चीज को देखा जाता है? कौन कौन से स्टेट में देखा जाएगा? लिख लो, महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। ठीक, इन प्रदेशों में क्या देखने को मिलता है? ठीक, काली मृदाएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसका लिखो, क्या लिखोगे? विशेषता लिख लो या फिर इसमें लिख लो खनिज। ठीक है, खनिज व लवण, खनिज व लवण, है ना। कौन से खनिज लवण मिलते हैं? तो इसमें लिख लो आप लोग, क्या बताई मैंने, कौन कौन से मिलते हैं? इसमें मिलता है चूना, मैग्नीशियम, चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, और कौन सा मिलता है? कैल्शियम, चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम व पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, इसमें ये सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें लिखो कृषि या फसल, कृषि स्लैश करके लिखो फसलें। ठीक है, कृषि स्लैश फसलें। ठीक, कृषि स्लैश फसलें में क्या आएगा इसमें कि कौन कौन सी जो कृषि या फसलों के लिए ये काली मिट्टी जो है वो लाभदायक होती है। ठीक है, तो कृषि एवं फसलों में क्या आएगा कि ये शुष्क कृषि के लिए लाभदायक है ना, लाभप्रद है। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो कपास मेन इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं? कपास लिख के इसको ब्रैकेट में डाल के लिख लो, इसे काली कपास वाली मृदा भी कहते हैं, काली कपास वाली मृदा भी कहते हैं, है ना, मृदा भी कहते हैं। ठीक, तो मैंने क्या क्या बताया है कि इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है कपास के अलावा। ठीक है, कपास के अलावा इसमें गन्ना, तंबाकू, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, गेहूं एवं तिलहन जैसे फसलों की खेती की जाती है, से फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, समझ में आया क्या? काली मृदा कैसी होती है, काली मृदा का बनावट कैसे होता है, ये भी लिख लो, बनावट भी लिख लो, है ना, साइड हेडिंग डाल के लिखो बनावट, या फिर दिखती कैसी है ना। तो ये कैसे रहती है, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो है क्या होता है कि इसमें लोहे का अंश ज्यादा पाया जाता है ना, लोहे का अंश ज्यादा है, लोहे के अंश की मात्रा अधिक होने के कारण ये काली दिखती है ना, लोहे के अंश की मात्रा अधिक होने के कारण काली दिखती है। ठीक है, काली दिखती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मिट्टी है
ये घनी और महीन होती है, ठीक है, घनी व महीन। ठीक, तो बस इतना ही लिख लो, इतना काफ़ी है इसमें कि वो मिट्टी बनी कैसे, कहाँ पाई जाती है, उसमें कौन कौन से खनिज लवण होते हैं, उसमें कौन कौन सी खेती कर सकते हैं, और वो दिखती कैसी है। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है कि काली मृदा जो है क्या होती है, ज्वालामुखी विस्फोटक के द्वारा ज्वालामुखी विस्फोटक के द्वारा जो है उसके बेसाल्टिक लावा, बेसिक लावा के जमाव से होता है। ठीक है, पूरे भारतीय मृदा का 15.2% है, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, है ना, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में देखने को मिलती है। ठीक, खनिज लवण में हम देखेंगे तो चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये देखने को वहाँ पर मिलता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कृषि एवं फसलें कौन कौन सी होती है, इसमें मेनली जो है वो कपास की खेती की जाती है, और ये कपास की खेती के लिए अत्यंत लाभदायक है या लाभप्रद सिद्ध हुई है, इसलिए इसे काली मृदा या काली कपास वाली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, और ये दिखती कैसी है, ये घनी होती है, महीन होती है। ठीक है, और इसमें जो है लोहे के अंश की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये काली दिखती है। इतना क्लियर हुआ ना, समझ में आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, मुझे बताना। ठीक है, कमेंट कर रहे हो कि नहीं, कौन कौन जुड़ा है जरा देखें। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना, राजू है, नबील है ना, द्रौपदी का आज मैसेज नहीं आया, द्रौपदी नहीं आई है क्या? जो आता है एक बार कमेंट करके ज़रूर, मतलब गुड इवनिंग समथिंग कुछ ऐसा लिख दिया करो, है ना, उससे पता चल जाएगा कि हमारा कोई जुड़ा है। ठीक, ये हो गया क्या, काली मृदा हो गया। तो अब नेक्स्ट मृदा में आते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लैटेराइट मृदा। ठीक है, लैटेराइट मृदा बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हो इसको, बचपन में आप लोग पढ़े भी होंगे। जनरली हम लोग ये सारे मृदा को हम लोग अपने स्कूल डेज में पढ़े रहते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारा जो ये कितना नंबर का था, थर्ड ना, 4th नंबर का आता है लैटेराइट मृदा। ठीक है, लैटेराइट मृदा कैसे बनती है, तो लैटेराइट मृदा उष्ण वाले जलवायु में, है ना, या फिर मानसूनी जलवायु में, मतलब जहाँ पर अधिक वर्षा होती है या फिर ऊंचे तापमान होता है, वहाँ पर ये मृदा जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आया क्या, कैसे, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है या फिर जहाँ पर ऊंचा तापमान होता है, वहाँ पर लैटेराइट मृदा जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है शुष्कता के क्रमिक इन मिट्टियों के ऊपरी परत में चूना व सिलिका, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मिट्टी पे जो चूना और सिलिका उपस्थित है वो क्या हो जाता है, मिट्टी में घुल जाता है, और इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, निक्षालन प्रक्रिया भी कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, निक्षालन प्रक्रिया। क्या बताई मैंने कि लैटेराइट मृदा कैसे बनती है, लैटेराइट मृदा जहाँ पर अधिक वर्षा और ऊंचा तापमान, अधिक वर्षा और ऊंचा तापमान, ठीक है, वहाँ पर ये क्या होगा, लैटेराइट मृदा होगा। ठीक, और उसमें लोहा और सिलिका, मृदा में लोहा और सिलिका आपस में मिला रहता है। जब वर्षा होती है तो ये उन मृदाओं में घुल जाती है। ठीक है, तो उन मृदाओं में घुल जाती है, जिस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को कौन सी क्या कहते हैं, निक्षालन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब हमारे को ये मतलब देखने को कहाँ पे मिलता है, तो भारत में लैटेराइट जो मृदाएं हैं वो पश्चिमी घाट पे, नागपुर के पठार पे, है ना, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व असम के पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है। वो मैं अभी लिखा दूंगी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
ठीक है, महाराष्ट्र, नागपुर का पठार, है ना, और कौन सा बताई मैंने, उड़ीसा, यहाँ पर ये मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, लेटेराइट मृदा भी ना रेड कलर की होती है, लेकिन ये डार्क रेड नहीं होती है, ये हल्की रेडिश होती है। ठीक है, तो लेटेराइट मृदा उसे कहते हैं। ठीक, इसके अलावा जो होता है ना, ये क्या होता है, एसिडिक प्रक्रिया, मतलब एसिडिक टाइप का रहता है, अम्लीय प्रकृति की होती है। अब अम्लीय प्रकृति होने के कारण क्या इसमें कृषि हो पाएगी क्या, नहीं, तो ये कम उपजाऊ होती है। अगर हम कोई उपजाऊ वाले, मतलब क्या बोलना चाहिए, उर्वरा शक्ति वाले, है ना, उर्वरा शक्ति वाले अगर उस पदार्थों को यूज करेंगे तो इसमें जनरली जो है वो हम खेती कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमको इसमें कोई चीज हमको उगाना है तो उर्वरकता पदार्थों को मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा उगा सकते हैं कि कॉफी, है ना, रबर व काजू की खेती इसमें की जा सकती है। ठीक है, और जो भवन निर्माण, जो ईंट बनाने के लिए भी इन मिट्टियों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी जो है लैटेराइट मृदा। और लैटेराइट मृदा जो है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, 4th नंबर लिखो, लैटेराइट मृदा। 4th नंबर लैटेराइट मृदा। ठीक है, लैटेराइट मृदा में सेम वैसे ही आप लोग क्या लिखोगे, निर्माण। ठीक, निर्माण कैसा हुआ है या कहाँ से बनी है, ठीक है, निर्माण में क्या आएगा कि अधिक वर्षा व ऊंचा तापमान द्वारा, ठीक है, तो वहां पर ये लैटेराइट मृदा जो है वो देखने को मिलती है। ठीक, इतना लिख लिए क्या, नेक्स्ट लिखो विस्तार। विस्तार, ठीक है, विस्तार में आप लोग क्या लिखोगे कि कहां कहां पर जो है वो लैटेराइट मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, तो लैटेराइट मृदा जो है वो मिलती है पश्चिमी घाट पे और नागपुर का पठार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा। ठीक, और क्या बताई थी मैंने, पश्चिमी घाट, नागपुर का पठार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना और तमिलनाडु, है ना, तेलंगाना, तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो लैटेराइट मृदा हमको देखने को मिलती है। कौन कौन सा हो गया, पश्चिमी घाट, नागपुर का पठार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका विस्तार जो है वो इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब बनावट लिख लो। ठीक है, बनावट लिख लो, बनावट में ये कैसे रहती है। ठीक, तो ये दिखती कैसे है, लाल, परंतु ईंट वाली, है ना, लाल लिखना, ब्रैकेट में लिखना, कैसा लाल रहता है, ईंट के रंग की, ईंट जो ईटा रहता है ईंट के रंग की। ठीक है, तो लैटेराइट मृदा लाल तो रहती है लेकिन हल्का लाल होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो
खनिज व लवण, कौन कौन से खनिज इस मृदा में जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही होगा। हो गया क्या? अब लिखो खनिज व लवण में ये क्या होता है, ये अम्लीय प्रकार की होती है, अम्लीय प्रवृत्ति लिखना, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, इसमें होती है, इसमें इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस कॉमा चूना पत्थर। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस चूना पत्थर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मात्रा कम होती है, की मात्रा कम होती है। ठीक, तो ये हो गया आपका खनिज और लवण में आ गया। ठीक, अब उसके बाद लिखो कृषि एवं फसलें, कृषि एवं फसलें। ठीक, कृषि एवं फसलों में क्या लिखोगे आप लोग? कृषि एवं फसलों में ये आएगा कि अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण इन मृदा का उर्वरा शक्ति कम होती है, लेकिन उर्वरा पदार्थों का, उर्वरा पदार्थों, उर्वरा पदार्थों लिखो साथ में, उर्वरा पदार्थों के उपयोग से इसमें कौन कौन सा उगा सकते हैं? काजू, है ना, काजू, काजू, कॉफी व रबड़ की खेती की जा सकती है। काजू, रबड़, काजू, रबड़, कॉफी की खेती की जा सकती है, कॉफी की खेती की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैटेराइट मृदा। ठीक, तो पूरा कहानी ना लिख के मेन मेन पॉइंट लिखो और उसी पॉइंट को आप लोग पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका लैटेराइट मृदा। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको मिटाती हूँ। हो गया क्या? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लिखो मरुस्थलीय मृदा। 5वां नंबर डालो, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा 5वां नंबर। ठीक है,
चलो, तो मरुस्थलीय मृदा हेडिंग डाल लिए क्या? ठीक, मरुस्थलीय मृदा अब कैसे होगा? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है ना? ठीक है, तो जैसे मरुस्थलीय मृदा जो है वो कैसे होगा कि मरुस्थलीय मृदा क्या होगा कि शुष्क और उष्ण जलवायु में चट्टानों के भौतिक अपक्षय के परिफलस्वरूप रेत का निर्माण होता है और पवनों द्वारा इस रेत के परिवहन के द्वारा ही इस मिट्टियों का जमाव होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मरुस्थलीय मृदा क्या कहलाता है कि उष्ण, है ना, शुष्क और उष्ण जलवायु। ठीक, क्या बोल रहा है? शुष्क और उष्ण जलवायु के द्वारा, है ना, शुष्क मतलब सूखा हुआ, है ना, शुष्क और उष्ण जलवायु से चट्टानों के भौतिक अपक्षय के द्वारा जब रेत जो है उसका जमाव होता है तो इस मरुस्थलीय मृदा का जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, अब इसका विस्तार, अब मरुस्थली है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मृदा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? ये मृदा जो है वो गुजरात, है ना, गुजरात में देखने को मिलेगी। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में मरुस्थलीय मृदा जो है वो देखने को मिलती है। ये समझ में आया कि मरुस्थलीय मृदा कैसे होता है? मरुस्थलीय मृदा जो है वो क्या होता है कि जब शुष्क और उष्ण, है ना, शुष्क और उष्ण जलवायु में चट्टानों के भौतिक अपक्षय के दौरान जो रेत है, मतलब जब वो टुकड़ों में उड़ता है ना, मान लो जब कोई चट्टान है वो टूट रहा है, या भौतिक अपक्षय बोलना चाहिए कि मतलब दरदरा हो रहा है ना, टूट रहा है, दरार हो रहा है, तो वो उड़ उड़ कर क्या होता है, एक रेत नुमा जो है वो इकट्ठा होने लगता है। तो वो क्या होता है, आपका मरुस्थलीय मृदा जो है वो क्रिएट करता है, बनाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये गुजरात में देखने को मिलेगा, दक्षिणी जो है आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और विशेष रूप से राजस्थान में आपको मरुस्थलीय मृदा जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसे बलुई या मरुस्थली, मतलब मरुस्थलीय मृदा को बलुई मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन मिट्टियों में खनिज लवण जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इनमें खनिज लवण जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो है पानी और प्राकृतिक वनस्पतियों की जो है वो कमी रहती है, क्योंकि ये पानी जो है वो ज़्यादा सोख नहीं पाता, है ना, क्योंकि क्या हो जाता है, क्योंकि ये रेतीला है तो पानी सोखेगा क्या? नहीं, तो ये पानी सोख नहीं पाता, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कम उपजाऊ होता है। ठीक है, इसके अलावा इन मिट्टियों में नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की जो है वो भारी कमी पाई जाती है। ठीक है, वर्षा की कमी के कारण घुलनशील लवणों का निक्षालन नहीं हो पाता, है ना, मतलब जैसे कि हमने काली मिट्टी में देखा था, या काली मिट्टी में देखा था या लैटेराइट मिट्टी में देखा था कि मतलब उसमें जो है वो खनिज या वर्षा से क्या हो जाता है, उसमें लवण जो है वो आपस में घुल जाते हैं, लेकिन इन जगहों पे तो बारिश ही नहीं होती, है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि इन मृदाओं में खनिज जो लवण है वो घुल मिल नहीं पाते, है ना, जिसकी वजह से ये है इसमें नाइट्रोजन नहीं है, ह्यूमस नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है ना, तो ये जो है वो हमारे उपजाऊ के लिए बिल्कुल भी सही मिट्टी नहीं होती है। लेकिन इसमें अगर हमको सिंचाई की सुविधा मिलती है इन मिट्टियों पे, या उर्वरा हम कोई पदार्थ यूज करते हैं, तो इसमें हम चना, ज्वार, बाजरा, चना, ज्वार, बाजरा एवं गेहूं तथा सब्जियों की जो है वो पैदावार इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने सिद्ध किया कि सिंचाई की उचित व्यवस्था से राजस्थान के मरुस्थल में लहलहाती जो है वो फसलें उगाई जा सकती है। इंदिरा गांधी परियोजना, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, कि ये क्या है और किस लिए बनाई गई थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर है और किस लिए बनाई गई थी, ये आप लोगों के आज का होमवर्क है। इस चीज को बिल्कुल आप लोग करके आओगे। ठीक है,
तो कहाँ पर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और इस ये कब डेवलप्ड हुई थी और किस चीज के लिए बनाई गई है, ये आप लोग मुझे कमेंट करोगे ही करोगे। ठीक, एकदम नोट डाउन कर लो, जितने भी आज क्लास में हैं मुझे सबका मैसेज आना चाहिए। ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मरुस्थलीय मृदा बना कैसे कि ये चट्टानों के अपक्षय के द्वारा बना है ना। जब चट्टानों में कोई भौतिक अपक्षय होता है तो उसकी वजह से एक रेत इकट्ठा होता है ना, और उसकी वजह से जो है वो मरुस्थलीय मृदा जो है मिलती है। देखने को कहाँ कहाँ मिलेगा हमको कि ये राजस्थान, विशेष रूप से ऑब्वियस सी बात है राजस्थान है, ठीक है, उत्तरी गुजरात है, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब है और दक्षिणी हरियाणा है। ठीक, इन जगहों पर हमको मरुस्थलीय मृदा जो है वो देखने को मिलती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें खनिज और लवणों का घुलन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये कृषि के लिए भी सही नहीं है। लेकिन सिंचाई की व्यवस्था, इसमें हमको पानी ज्यादा चाहिए रहता है क्योंकि ये शुष्क होती है ना। तो ये पानी अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो तो इसमें जो है वो हम खेती कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक है, और इसमें क्या हो फसलें उगाई जा सकती है, गेहूं, चना, ज्वार और बाजरा की खेती इसमें जो है की जा सकती है। ठीक, तो लिख लो इसको भी सेम, मरुस्थलीय मृदा, हेडिंग डाल लो। ठीक, तो लिखो पहला इसमें निर्माण। ठीक है, कैसे लिखोगे निर्माण में, क्या लिखोगे, शुष्क या उष्ण जलवायु के चट्टानों के भौतिक अपक्षय के फलस्वरूप। ठीक है, लिखो शुष्क व उष्ण जलवायु द्वारा चट्टानों के शुष्क व उष्ण जलवायु द्वारा चट्टानों के भौतिक अपक्षय द्वारा। ठीक है, तो ये निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद लिखो क्या पॉइंट आता है कि मरुस्थलीय मृदा जो है आपको देखने को कैसे मिलेगी, है ना। बनावट लिखो, बनावट में क्या आएगा, ठीक, बनावट में क्या आएगा, बनावट में लिखो रेतीली व बलुई। ठीक है, रेतीली व बलुई। खनिज लवण लिखो, ये पूरा कट रहा है क्या, खनिज व लवण। ठीक है, कौन कौन से खनिज लवण देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक, इसमें आपको पानी व प्राकृतिक खनिजों की उपस्थिति कम रहती है, व नाइट्रोजन, पानी व प्राकृतिक खनिजों की उपस्थिति कम होती है, व नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की, है ना, जैव पदार्थों की भारी मात्रा में कमी। ठीक है, जैव पदार्थों की
पानी व प्राकृतिक खनिजों की अनुपस्थिति मतलब उपस्थिति कम रहती है, ठीक, व नाइट्रोजन जैव पदार्थों की मात्रा भी इसमें कम रहती है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखो कृषि एवं फसलें, नीचे हेडिंग डालो कृषि व फसलें, ठीक है। कृषि एवं फसलें लिखो उचित सिंचाई द्वारा इसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा की खेती की जा सकती है। उचित सिंचाई द्वारा, है ना। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है स्टार मार्क करके लिख लेना, ठीक। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि राजस्थान में भी फसलें लहलहा रही है, ठीक है। तो ये था आपका मरुस्थलीय, ठीक। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। तो मरुस्थलीय मृदा हो गया, ठीक, जलोढ़ हो गया, लाल हो गया, काली मिट्टी हो गई, लैटेराइट मिट्टी हो गई, मरुस्थलीय मिट्टी भी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट मिट्टी जो आती है हमारे 6th नंबर की है पर्वतीय मृदा, है ना। पर्वतीय मृदा का निर्माण अब कैसे होगा कि ये क्या होगा, ये भी सेम है, ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि नाम है कि पर्वतीय मृदा है, तो क्या होगा कि ये भी पर्वतों के अपक्षय के द्वारा ही होगा, है ना। भौतिक अपक्षय के द्वारा चट्टानों के से ही क्या होता है, पर्वतीय मृदा का निर्माण होता है। कैसे कि इन मिट्टियों की रचना हिम व वर्षा तथा क्रमिक तापांतर से हुए चट्टानों के भौतिक अपक्षय के द्वारा ही होता है। मतलब कि अगर कहीं किसी क्षेत्र में कोई चट्टान है ना, या तो बर्फ की मात्रा ज्यादा, या तो वर्षा की मात्रा ज्यादा, या फिर उष्ण की मात्रा ज्यादा, यानी कि उस जगहों पे गर्मी की मात्रा ज्यादा हो रही है और वहां पर की चट्टानों में जो है वो अपक्षय होता है, तो उससे क्या होता है कि आपको वहां पर ये चीज देखने को मिलेगी, पर्वतीय मृदा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो पर्वतीय मृदा का जो है वो निर्माण होता है, ठीक। ये जो मृदा है, अब वो पर्वतीय मृदा कहाँ पर होगा कि जिन जिन क्षेत्रों में पर्वतें हैं, है ना, वहां पर ये पर्वतीय मृदा जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि स्टेट है हमारे पास जम्मू कश्मीर, है ना, ऑब्वियस सी बात है, जम्मू कश्मीर बहुत इजी रहेगा आप लोगों को ये स्टेट याद रखना कि ये पर्वतीय मृदा कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो जम्मू कश्मीर है, असम है ना, सिक्किम है, इसके अलावा उत्तराखंड है और अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में है, ठीक है। कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और कौन सा,
उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में। ठीक है, अब क्या होता है कि ये मिट्टी दिखती कैसी है, तो पर्वतीय मृदा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंकड़ इसमें ज्यादा होंगे, है ना, कंकड़ होगा। इसके अलावा जो है वो चट्टानी के टुकड़े होंगे, खुरदुरी होगी। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है वो देखने को वैसा मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि रेत है तो हमारे पास अगर कोई भी कंकड़ी मिट्टी होगी तो क्या वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगी, क्या उसमें ग्रहण करने की क्षमता रहेगी क्या? नहीं। तो ये क्या होती है, पानी ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। तो क्या ये हमारे जो नॉर्मल फसलें हैं उसके लिए उपयोग होगी क्या? नहीं, है ना। तो ये मिट्टी जो है वो वृक्षीय फसलों के लिए उपयुक्त है, ऐसी फसलें के लिए जिनको जो है वो पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती, है ना। तो झाड़ें जो होती हैं ये उन फसलों के लिए जो है वो उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लोहे के अंश और जैव पदार्थों की मात्रा जो है वो कम होती है। ठीक, तो ये पर्वतीय ढलानों में जो चाय की खेती की जाती है, कॉफी, सेब, अखरोट और चिकित्सा उपयोगी पौधे यहाँ पर उगाए जाते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं पर्वतीय मृदा। ठीक, हेडिंग डालो 6 नंबर, डालो पर्वतीय मृदा। ठीक है, पर्वतीय मृदा का निर्माण लिख लो। निर्माण कैसे होगा? निर्माण है सेम वैसे ही चट्टानों के भौतिक अपक्षय द्वारा, है ना। या फिर लिख लो कैसे लिखोगे? अधिक मात्रा में लिखो, है ना। अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा मत लिखो, अधिक हिम उष्ण व वर्षा द्वारा, अधिक हिम उष्ण व वर्षा द्वारा क्या है? अधिक हिम उष्ण वर्षा द्वारा क्या है? चट्टानों के भौतिक अपक्षय, चट्टानों के भौतिक अपक्षय। ठीक है, भौतिक अपक्षय के द्वारा जो है वो पर्वतीय मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक, अब इसकी बनावट कैसे होती है? क्या बताई थी कि मैं बनावट कैसे, मतलब दिखती कैसे है कि रेतीली कंकड़ी, है ना, रेतीली कंकड़ी, रेतीली कंकड़ी, है ना, इसमें कंकड़ रहते हैं, वह चट्टानों के टुकड़े, वह चट्टानों के टुकड़े। ठीक, तो ये पर्वतीय मृदा ऐसी दिखती है। ठीक है, उसके बाद खनिज व लवण, देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है और क्या नहीं। ठीक है, खनिज व लवण सेम वैसे ही लिखोगे जैसे हमारी मरुस्थलीय मृदा है, कि ऑब्वियस सी बात है कि रेतीली है तो उपजाऊ नहीं होती और इसमें क्या क्या? नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की कमी होती है, नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की कमी, है ना, नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की कमी होती है। ठीक, और इसके अलावा इसमें क्या होता है? लोहे के अंश की भी कमी होती है ना, लोहे के अंश की कमी, लोहे के अंश की कमी। ठीक, उसके बाद लिखो कृषि व फसलें, कृषि व फसलें। ठीक है, कृषि व फसलें में क्या क्या आएगा कि वैसे ही सेम जो मरुस्थलीय मृदा है ना, एज इट इज ये भी क्या कि ये भी कम उपजाऊ होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें फसलें जो अगर उचित जो पानी है या सिंचाई की व्यवस्था कराएंगे तो इसमें फसलें जो है वो होती है। ठीक है, तो ऐसी फसलें जो है वो कौन कौन सी है? पर्वतीय ढलानों पर लिखो,
पर्वतीय ढलानों पर कॉफी कहवा, है ना, कॉफी कहवा, सेब, कॉफी कहवा सेब, आड़ू, आड़ू अलग होता है ना, कॉफी कहवा सेब आड़ू, अखरोट चेरी, कॉफी या कहवा सेब आड़ू अखरोट चेरी व चिकित्सकीय पौधों की खेती या पौधों की खेती की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन मृदाओं को की फसलें जो है वो अलग अलग होती हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। फिर नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे, कितना हो गया, जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट, पर्वतीय। फिर नेक्स्ट आएगा आपका धूसर एवं भूरी मिट्टी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको मैं मिटा देती हूँ। आप लोग सब नोट्स तो बना रहे हो ना, कि इतना हम लोग लिख रहे हैं तो नोट्स तो बना ही रहे होगे ना। कोई हाँ कोई जवाब भी नहीं बताता है, कोई देता ही नहीं है कुछ जवाब। ठीक, अब आता है नेक्स्ट जो आएगा आपका धूसर एवं भूरी मृदाएं। ठीक है, धूसर एवं जो है वो भूरी मृदाएं, हाँ, धूसर एवं भूरी मृदाओं का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट आप लोग सभी जानते हो, है ना। ग्रेनाइट नीस चट्टानों के द्वारा जो है वो उसके द्वारा या क्वार्ट्ज के द्वारा जो है वो धूसर या भूरी मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इसका जो मेनली जो विस्तार जो है वो आप लोगों को गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये क्या होती है कि ये ढीली और भुरभुरी मृदाएं होती है, मतलब भुरभुरा टाइप का मृदा होता है। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है कि लोहे की ऑक्साइड जो है लोहे की ऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक, जिसमें लाल, काले या भूरे रंगों का जो है वो इसमें भिन्नता प्रदान करता है। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो बस लिख लो
धूसर एवं भूरी मृदाएं, कौन से नंबर का है? 7th। भूसर एवं भूरी मृदाएं, ठीक है। तो जो है निर्माण क्या लिखोगे? ठीक, निर्माण में क्या लिखोगे कि कैसे हुआ है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट क्वार्ट्ज व नाइस के द्वारा, ठीक, ग्रेनाइट क्वार्ट्ज और नाइस के द्वारा, ठीक। विस्तार क्या आएगा आपका? विस्तार में लिखो गुजरात व राजस्थान, गुजरात व राजस्थान, ठीक है, गुजरात व राजस्थान, ठीक। उसके बाद खनिज व लवण, खनिज व लवण, ठीक है। खनिज व लवण में क्या आएगा कि ये क्या होते हैं? इसमें लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक। इसमें लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। बस इतना ही लिख लो, इसमें ज्यादा कुछ लिखने के लिए है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया, तो नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 7th नंबर है ना? हाँ, अब लिखो 8th नंबर में आएगा उप पर्वतीय व अंतर पर्वतीय मृदा। उप पर्वतीय 8th नंबर, एट्थ नंबर उप पर्वतीय या अंतर पर्वतीय मृदा, अंतर पर्वतीय मृदा, ठीक है। तो उप पर्वतीय या अंतर पर्वतीय मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता है कि ये पर्वतीय है, तो मेनली ये कहाँ पर होगा? शिवालिक व लघु पर्वतों के जो फुट हिल्स है ना, मतलब चरणों पे है ना, जिन मैदानों में ये मृदा फैली है, तो उस मृदा को क्या कहते हैं? उप पर्वतीय या अंतर पर्वतीय मृदा। ठीक है, कौन से पर्वतीय मृदा मतलब कहाँ पर देखने को मिलता है? ये मिलता है आपको लघु व शिवालिक हिमालय के, ठीक है, फुट हिल्स पे, लघु व शिवालिक हिमालय के फुट हिल्स पे जो मृदाएं देखने को मिलती है ना, क्योंकि ये उनके चट्टानों के द्वारा बनी हुई है, तो मेनली वे उन्हीं जगहों पर होगी। ठीक है, तो कौन सी मृदा है? शिवालिक व लघु चट्टानों के अपर्दन के द्वारा जिन मृदाओं का निर्माण हुआ है उसे उप पर्वतीय मृदा या अंतः पर्वतीय मृदा या अंतर पर्वतीय मृदा जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि पर्वतीय मृदा और उप पर्वतीय मृदा में डिफरेंस समझ में आया। ये मेनली क्या नोटेड कर रहा है कि ये शिवालिक व लघु हिमालय के पर्वतों के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो ये मृदा जो है वो वहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक, अब जो है जैसे कि आप लोग ये जो हमारा जो शिवालिक हिमालय है और लघु हिमालय है, ये मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी थी। ठीक, तो ये मृदा देखने को कहाँ पर मिलेगी आप लोगों को? ये जम्मू कश्मीर और असम के क्षेत्रों में इन मृदाओं को आप देख सकते हैं। ठीक, ये वहां पर पाई जाती है, एक संकीर्ण पट्टी के रूप में उपस्थित है। ठीक, जम्मू कश्मीर और आसाम में है ना, क्योंकि ये वहां तक फैली हुई है, तो इन मृदाओं को आप वहां पर देख सकते हैं।
ठीक। और ये जो मृदाएं हैं ये अत्यंत उपजाऊ है, ठीक है, ये मृदाएं क्या है, अत्यंत उपजाऊ है और उन्नत जंगलों के विकास के लिए अनुकूल है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कृषि कार्यों के लिए इन क्षेत्रों में की गई जंगल की कटाई ने यहाँ मृदा अपरदन को भी मृदा अपरदन के संकट को जन्म दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो मृदा है ये उपजाऊ है, ठीक, तो यहाँ पर जंगल भी थे, ठीक है, लेकिन जंगलों की कटाई के दौरान मृदा जो है वो मृदा अपरदन हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है जड़ें, जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे कि जो जड़ें जो है वो मृदा या मिट्टी को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, है ना, वो पकड़ कर रखते हैं मृदा को। लेकिन जैसे ही हमारे पास अगर जंगल नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो वर्षा का जो पानी है वो मृदा को अपने साथ बहा कर ले जाता है, तो उसके साथ आपके सारे खनिज, लवण, ये सारा चीज मृदा का ले जाएगा, तो क्या वो मृदा उपजाऊ रहेगी? क्या नहीं, है ना। तो वहां के जंगलों की कटाई के दौरान कटाई के फलस्वरूप जो है वो मृदा अपरदन को भी जन्म दिया है, ठीक। तो ये लिख लो उपपर्वतीय और पर्वतीयों में कि इसका निर्माण कैसे हुआ है और विस्तार कहाँ पे है, ठीक है। तो निर्माण लिखो, निर्माण में क्या आएगा, निर्माण में क्या है, लघु व शिवालिक पर्वतों के अपरदन के फलस्वरूप, लघु व शिवालिक, लघु व शिवालिक पर्वतों के अपरदन के फलस्वरूप, अपरदन, अपरदन फलस्वरूप, ठीक है, लघु व शिवालिक पर्वतों के अपरदन फलस्वरूप, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे आप लोग, विस्तार, कि कहां पर इसको देखने को मिलता है कि ये हमको राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर से लेके असम के तराई प्रदेशों में, है ना, जम्मू एवं कश्मीर से, जम्मू एवं कश्मीर से लेकर, जम्मू एवं कश्मीर से लेकर आसाम के तराई प्रदेशों में, तराई प्रदेशों में, ठीक है, इतना समझ में आया। जम्मू एवं कश्मीर के से लेकर आसाम के तराई प्रदेशों में, ठीक, तराई प्रदेशों में। उसके बाद क्या आएगा आपका, विशेषता लिख लेना, ठीक, विशेषता, विशेषता लिखना, ये जो है ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं, उपजाऊ हैं, ठीक, जो उन्नत जंगलों के लिए सिद्ध है, जो उन्नत जंगलों के लिए सिद्ध हैं, ठीक, इतना ही लिखो इसमें। तो आज जो है वो हमारा 8th पॉइंट हो गया, 2 और बचे हुए हैं, वो हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक। तो एक बार जरूर बताना कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीजी, जनजाति, लोक संस्कृति स्टार्ट करें या कुछ और सब्जेक्ट, इंग्लिश स्टार्ट करें, ठीक। इंग्लिश के लिए मुझे बोल रहे थे क्योंकि अभी कई लोगों का एग्जाम चल रहा है, तो बोल रहे हैं कि इंग्लिश थोड़ा सा डिले करके पढ़ाओ ताकि सब लोग उस चीज को पढ़ सके, जो कि आप लोगों के लिए, रेलवे और एसएससी के लिए जरूरी है ना। तो देख लो, अगर आप लोग को जैसा लगे तो आप लोग मुझे एक बार ज़रूर बताना कि मुझे नेक्स्ट वीक में क्या पढ़ाना है, क्योंकि इसके बाद जो है वो भौतिक भूगोल में जलवायु बचा है ना, 1-2 टॉपिक और बचा है, फिर भौतिक भूगोल खत्म हो जाएगा, जैसे इसमें मानसून एवं जलवायु है, ठीक। तो मुझे बताना ज़रूर क्या पढ़ाना है। बाकी ये हो गया है, ठीक, आज की क्लास में इतना ही, ठीक। तो सभी को गुड नाइट।